दोस्तों आज हम आपके लिए तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिलर मूवी लेकर आए हैं जिसका नाम है क्रांति। इस कहानी में हम देखते हैं कि शहर की कुछ लड़कियां अचानक से ही गायब होने लगती है। उन लड़कियों के घर वाले पुलिस स्टेशन जाकर उनकी मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा महीने होने के बाद भी उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। यहाँ तक कि उनके रिलेटेड कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था कि उन लड़कियों के साथ आखिर क्या हुआ होगा। क्या उनको किसी ने किडनैप किया है या फिर उन्हें मार दिया गया है। ऐसे में दोस्तों हमारे इस कहानी की हीरो की गर्लफ्रेंड वो भी गायब हो जाती है और फिर उसकी लाश भी मिलती है। तो दोस्तों क्या हमारा हीरो इन लड़कियों के गायब होने के पीछे कौन सा राज छुपा है? क्या वो इसके बारे में पता लगाकर अपराधी को सजा दिला पाएगा? यही देखेंगे हम आज की कमाल के क्राइम थ्रिलर कहानी में। दोस्तों इस कहानी के क्लाइमैक्स में आपको एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसे देखकर आपके तो होश उड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही क्राइम थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। काकीनाडा के वन टाउन पुलिस स्टेशन के पास एक बूढ़ा बंदा आता है। वो वहाँ के सीआई से कहने लगता है कि सर मुझे लगता है कि मेरी बेटी मिसिंग हो चुकी है। कल वो अपने काम पर गई थी लेकिन रात होने के बाद भी अब तक वो घर पर वापस नहीं लौटी है और अगर कुछ और बात होती तो वो हमें फोन करके बता देती। इसलिए प्लीज आप मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पुलिस वाला बंदा उस आदमी के कंप्लेंट को सीरियसली ही नहीं ले रहा था। वो उस आदमी से यही कहने लगता है कि आप अपनी कंप्लेंट लिख कर जाइए, हम लोग उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे और हमें कुछ पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे। अब दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं ये बंदा काफी दिनों तक उस पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहता है, लेकिन ये पुलिस वाले ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। तो अब यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि दरअसल इस टाउन में और भी काफी सारी लड़कियां मिसिंग हो चुकी है। उन लड़कियों के फादर और रिश्तेदार उस पुलिस स्टेशन में आकर हर रोज अपनी कंप्लेंट लिखवाते हैं और यहाँ पर आकर अपनी बेटियों के बारे में पूछते रहते हैं। किसी की बेटी 1 साल पहले मिसिंग हो चुकी होती है तो किसी की बेटी 6 महीने पहले और तो और किसी की बेटी 2 साल पहले गुम हो चुकी होती है। लेकिन ये पुलिस वाले इन लोगों से यही कहने लगते हैं कि हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे हमें कुछ सुराग मिलता है हम आप लोगों को बता देंगे। खैर अब दोस्तों उसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारे कहानी के हीरो को जिसका नाम है राम, जो कि एक बीच के पास जॉगिंग कर रहा होता है। तभी राम के पास उसका एक फ्रेंड आता है और उसे वो अपने घर पर लेकर जाता है। घर पर जाते समय वो उसे कहने लगता है कि अरे यार एक्चुअली आज मेरी बेटी का बर्थडे है, इसलिए मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को अपने घर पर बुलाया एक फंक्शन सेलिब्रेट करने के लिए। और उसी तरह कल मैंने मेरी बेटी के लिए एक सोने की चेन भी खरीदी थी और आज मैं अपनी बेटी के बर्थडे के दिन पर उसको वो गिफ्ट के तौर पर देने वाला था। मैं उस चेन को जब कबर्ड से निकाल रहा था तभी मुझे एक अर्जेंटली कॉल आया था, तो मैं उस चेन को टेबल पर रखकर साइड में चला गया था फोन पर बात करने के लिए। लेकिन जब मैं वापस लौटा तो टेबल पर चेन मौजूद ही नहीं थी। तो अब मैं मेरे रिश्तेदारों से डायरेक्टली सवाल भी नहीं पूछ सकता कि क्या उन्होंने मेरी सोने की चेन देखी है क्या नहीं। और उसी तरीके से मैं पुलिस में भी नहीं जा सकता क्योंकि ये घर का मामला है ना यार। प्लीज यार तू तो इतना होशियार है, तू ही इस मामले को सुलझा सकता है। और दोस्तों अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअली राम पुलिस की जॉब को हासिल करने वाला था, मतलब कि वो पुलिस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है। खैर अब राम अपने फ्रेंड के घर पर आकर उसके रिश्तेदारों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने लगता है। तो वो देखता है कि सारे लोग तो बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, खुशी खुशी से अपने काम कर रहे थे। तो अब राम यहाँ पर अपने फ्रेंड से कहता है कि देख यार मैं भी डायरेक्टली तुम्हारे रिश्तेदारों से ये सवाल जवाब नहीं पूछ सकता, इसलिए तुम एक काम करो अपनी पत्नी के पास जाकर उसे खूब डांटो। तो अब राम का फ्रेंड उसकी बात मानता है और उसी तरह वो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा डांटने लगता है। और अब थोड़ी देर के बाद उस बंदे की पत्नी अपने रिश्तेदारों के सामने आकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। तो वहाँ पर मौजूद औरतें उससे पूछने लगती है कि अरे यार तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो उसके फ्रेंड की पत्नी कहती है कि अरे दीदी कल मेरे पति ने मेरी बेटी के लिए एक सोने की चेन खरीद कर लाई थी, लेकिन अब वो मेरे हाथों गुम हो चुकी है, इसलिए इन्होंने मुझे कमरे में बुलाकर बहुत ज्यादा डांटा। तो वो औरतें उसे कहने लगती है कि तुम्हारे पति ने तो सही किया है और नहीं तो क्या ऐसी हरकत पर किसी भी मर्द को गुस्सा आएगा, तुम्हें उस चेन को थोड़ा संभाल कर रखना चाहिए था ना। जिस पर उस फ्रेंड की पत्नी कहने लगती है कि अरे दीदी वो बात नहीं है, असल में वो सोने की चेन सोने की नहीं बल्कि रोन गोल्ड की है और वो चेन इतनी ज्यादा महंगी भी नहीं है कि मुझे इतना ज्यादा डांटे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सुनाया। और दोस्तों तभी हम देखते हैं कि उस ग्रुप में से एक औरत थोड़ा साइड में जाकर उस चेन को चेक करने लगती है कि ये सोने की चेन है या फिर नकली। और तभी राम और उसका फ्रेंड उस औरत को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। तो अब वो औरत शर्म की वजह से राम के फ्रेंड को सॉरी कहती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है।
और दोस्तों यहाँ पर राम का फ्रेंड राम को थैंक यू कहता है कि बिना किसी के ऊपर उंगली उठाए तुमने इस केस को सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि राम अपनी गर्लफ्रेंड संध्या से मिलने के लिए जाता है। ये लोग बीच के पास मिलते हैं और यहाँ पर हर बार संध्या राम से यही कहती रहती है कि कब तुम हमारे घर पर आकर मेरे पापा से मेरा हाथ मांगोगे। राम भी उसे यही कहने लगता है कि पहले मेरी जॉब लग जाए, जॉब हासिल करने के बाद मैं खुद तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। दरअसल दोस्तों ये दोनों बहुत सालों से एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे होते हैं और अब यहाँ पर संध्या के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और इसलिए संध्या राम से ये सब कुछ कह रही थी। तो अब यहाँ पर फाइनली राम संध्या की बात मान लेता है कि वो कल आकर संध्या के पापा के साथ मुलाकात करेगा और इन दोनों की शादी के बारे में बात करेगा। अब दोस्तों उसके दूसरे सीन में हम देखते हैं किसी बीच के पास एक गाड़ी आकर रुकती है और वो गाड़ी वाला बंदा अपनी कार के डिक्की ओपन करके उसमें से एक थैला निकालकर ब्रिज के नीचे फेंक देता है, मतलब कि पानी के अंदर छोड़ देता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो थैला खून से भरा हुआ होता है और उसी तरह से उस बंदे ने भी अपने चेहरे को ढक लिया था ताकि कोई उसे देख न सके। खैर अब उसके दूसरे दिन हम देखते हैं राम जब संध्या के घर पर जा रहा होता है तो उसे उसी नदी के किनारे काफी सारे लोगों की भीड़ दिखाई देती है और जब राम वहां पर जाकर देखता है तो एक थैले के अंदर उसे संध्या की लाश नजर आती है। मतलब कि दोस्तों पिछले सीन में हमने जो थैला देखा था जिसे वो आदमी पानी में ढकेल कर चला गया था उस थैले में संध्या की ही लाश थी। अब यहाँ पर संध्या की डेड बॉडी को देखकर राम के तो होश उड़ जाते हैं। वो बेचारा वहीं पर बैठकर बहुत ज्यादा दुखी होने लगता है और अब उसके थोड़ी देर बाद पुलिस वाले वहां पर आकर संध्या की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं और अब उसके बाद ये सीन 310 दिन बाद शिफ्ट होता है। इतने महीने गुजर जाने के बावजूद भी राम अभी तक संध्या को भूल नहीं पाया था। बेचारा बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि राम संध्या से सच्चा प्यार करता था। अब वो यहाँ पर इतना अकेला रहने लग गया था कि वो किसी से बात भी नहीं करता, इवन अपनी माँ से भी नहीं, कहीं पर घूमने भी नहीं जाता, हर वक्त अकेला बैठकर संध्या को याद करता रहता है। वो उस सदमे से अभी तक बाहर ही नहीं आया था। तो अब राम की हालत देखकर उसकी माँ उसे एक थेरेपिस्ट के पास लेकर जाती है। तो अब डॉक्टर राम को चेक करने के बाद उसे बाहर वेट करने के लिए कहते हैं। बाद में वो राम की माँ को एक सच्ची घटना के बारे में बताने लगता है कि राजस्थान के किसी एरिया में एक लड़का लड़की एक दूसरे के साथ प्यार करते थे और उन दोनों का घर अपोजिट साइड में था, जिसकी वजह से वो लड़का और लड़की एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से देख पाते थे। लेकिन एक दिन उनके घर वालों को उनके प्यार के बारे में पता चल गया और उनको ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए वो दोनों घर वाले अपने घर के बीच में एक बड़ी सी दीवार बना देते हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे को देख ना पाए। अब वो लड़की उस लड़की को देख नहीं पा रही थी, तो उसके कुछ दिन गुजर जाने के बाद उस लड़की की नजर ही चली जाती है, मतलब कि वो अंधी हो जाती है। जब उस लड़की को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर उस लड़की के पेरेंट्स से कहते हैं कि ये लड़की हर रोज अपने प्यार को देखा करती थी, लेकिन जब आपने उन दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर दी तो इस लड़की को लगा कि वो लड़की उस लड़के को कभी नहीं देख पाएगी, जिसकी वजह से आपकी बेटी की आंखें चली गई। और ऐसा सिर्फ प्यार में ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पियक्कड़ बंदा हर रोज दारू पिएगा तो उसका दिमाग तभी चलेगा जब वो दारू पिएगा। ठीक उसी तरीके से आपके बेटे को भी उस लड़की की आदत पड़ गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके बेटे की प्रॉब्लम अभी स्टार्टिंग फेज पर है, इसलिए आप उसको उस लड़की को भुलाने की कोशिश करवाइए। खैर अब उसके दूसरे दिन हम देखते हैं राम के एक रिश्तेदार जिसका नाम होता है विनीता, वो राम के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करने लगती है। मतलब कि राम के पास आकर अपने प्यार का इजहार करती है, उसे पूछने लगती है कि राम हमारी शादी कब होगी। लेकिन राम विनीता की बातों पर इतना ध्यान नहीं देता, वो तो उसे हर वक्त अवॉइड ही करता रहता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब उसके अगले दिन रम्या नाम की एक लड़की राम के घर पर आती है और वो राम को राखी बांधने लगती है। दरअसल कुछ साल पहले रम्या के भाई की डेथ हो गई थी, इसलिए रम्या राम को ही अपना भाई मानती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ राखी बांधने के बाद भी राम उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाता है। इतने में ही वहाँ पर राम की माँ आती है और वो रम्या से कहती है कि बेटा जब भी तुम्हें जी करे तुम यहाँ पर चली आना, मेरी भी कोई बेटी नहीं है और आज से तुम ही मेरी बेटी हो। खैर अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि रम्या भी गायब हो चुकी है। रम्या का फादर पुलिस स्टेशन में जाकर रम्या की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगता है, लेकिन ये पुलिस वाला उसकी कंप्लेंट ही नहीं लेता। तो रम्या के पिताजी समझ जाते हैं और अपने जेब से कुछ पैसे निकालकर उस टेबल पर रखते हैं और तब जाकर इंस्पेक्टर रम्या की मिसिंग कंप्लेंट लिखने लगता है और कहता है कि अब आपका काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, हम हमारी इन्वेस्टिगेशन तुरंत ही स्टार्ट कर देंगे। अब उसके अगले सीन में हमें रम्या को दिखाया जाता है और ये बेचारी किसी जगह पर बंदी होती है। उसके पास एक मास्क पहना हुआ बंदा आता है, मतलब कि उसे किडनैप कर लिया गया था। वो उसे खाना देता है, लेकिन रम्या रोते हुए वो खाना ठुकराती है। तो ये देखकर वो मास्क वाला बंदा कहता है कि चुपचाप खाना खा ले, वरना तुम्हारे भी उसी लड़की की तरह हालत होगी। दरअसल दोस्तों संध्या को भी इसी गैंग वालों ने किडनैप किया था,
लेकिन लकीली संध्या इन लोगों से चंगुल से बचकर भाग रही थी। लेकिन ये लोग कैसे भी करके संध्या को पकड़ ही लेते हैं। तब वो मांस वाला बंदा संध्या को एक झापड़ लगाता है और संध्या वहीं नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसके सर को बहुत ही बुरी तरीके से चोट लग जाती है। अगर ये लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन ये दरिंदे लोग संध्या का गला घुटकर उसे वहीं पर मार देते हैं, क्योंकि जख्मी लड़की उनके कोई भी काम की नहीं थी और इससे अच्छा उसका मरना ही बेहतर होगा। ऐसा सोचकर वो संध्या को मार देते हैं। अब यहाँ पर संध्या के बारे में सुनने के बाद रम्या बहुत ज्यादा रोने लगती है कि संध्या को इन्हीं लोगों ने मारा। खैर, अब उसके दूसरे दिन राम की माँ राम के पास आकर उसे कहने लगती है कि बेटा राम, संध्या के साथ जो कुछ भी हुआ वो रम्या के साथ नहीं होना चाहिए। प्लीज राम, तुम कुछ तो करो, उसने तुम्हें राखी बांधी है। लेकिन राम अपनी माँ की बातों को इग्नोर करते हुए दोबारा से उसी बीच के पास जाकर संध्या को याद करने लगता है। हर वक्त संध्या को ही इमेजिनेशन करने लगता है। तो इस बार राम ऐसा इमेजिनेशन करने लगता है कि संध्या उसके पास आकर उसको हौसला दे रही है कि कितने दिनों तक अब तुम मुझे याद करते रहोगे और ऐसे दुखी होते रहोगे। तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम ही उन लड़कियों को बचा सकते हो। और इस तरह से राम इमेजिनेशन करने लगता है। तो फाइनली राम ये ठान लेता है कि वो रम्या को ढूंढ कर ही रहेगा। वो अपनी माँ के पास आकर उनसे पूछने लगता है कि माँ, रम्या को बचाने के बाद क्या मैं उसे यहाँ पर लेकर आऊँ या फिर उसे उसके ही घर पर ड्रॉप कर दूँ। तो अब यहाँ पर राम की माँ ने बहुत दिनों बाद राम की आवाज सुनी थी, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और राम की माँ उसे कहने लगती है कि तुम रम्या को यहीं पर लेकर आओ, मैं उसके लिए स्वीट बनाकर रखूंगी। यहाँ दूसरी तरफ वो पुलिस वाला एक जगह पर दारू पी रहा होता है। तो तभी उसे मिनिस्टर का कॉल आता है और वो पुलिस वाले से कहता है कि मेरी फ्रेंड की बेटी मिसिंग हो चुकी है, इसलिए तुम फटाफट से उसे फाइंड आउट करो। इस तरह से वो इस पुलिस वाले के ऊपर प्रेशर डालने लगता है। अब मिनिस्टर के साइड से कॉल आने की वजह से ये पुलिस वाला अपने कांस्टेबल को कॉल करके सारा प्रेशर उसके ऊपर डाल देता है कि तुम आसपास के हर एक छोटे मोटे गांव में जाकर लोगों से पूछताछ करो और अगर कोई क्लू मिलता है तो मुझे तुरंत ही इन्फॉर्म करो। तो उसके बाद जब वो कांस्टेबल दूसरे गांव जा रहा होता है तो तभी उसके पास राम आता है। दरअसल दोस्तों, ये कांस्टेबल राम का रिलेटिव होता है और वो इस कांस्टेबल से रम्या के केस के बारे में पूछने लगता है कि अब तक पुलिस वालों को कौन कौन से सबूत मिले हैं। कांस्टेबल बताने लगता है कि जिस दिन रम्या मिस हुई थी उस दिन रम्या किसी लड़की के साथ लाइट हाउस में देखी गई थी। वहाँ के सीसीटीवी फुटेज से हमें ये बात पता चली और उसी तरह उस टाइम पर रम्या ने बुर्का पहना था। तो जब राम उस लाइट हाउस के सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो सच में रम्या बुर्का पहनी होती है और उसके पीछे एक और लड़की होती है। ये दोनों बाइक पर बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं। तो राम कांस्टेबल से कहने लगता है कि रम्या को कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ऐसे में रम्या को बुर्का पहनकर रात में लाइट हाउस के पास आने की क्या जरूरत पड़ गई और वो भी वहाँ पर एक लड़की के साथ क्यों आई थी? कौन थी वो लड़की? कांस्टेबल कहने लगता है कि उस प्लेस पर हमें रम्या की चुन्नी भी मिली और लाइट हाउस के दूसरी तरफ एक छोटा सा गाँव भी है, लेकिन हम अकेले उस गाँव में नहीं जा सकते। वो गाँव वाले हम लोगों को, मतलब पुलिस वालों को अंदर आने नहीं देते। हमें एक स्पेशल फोर्स चाहिए उस गाँव के अंदर जाने के लिए। राम, हमारा शक है कि रम्या उसी गांव में हो सकती है। तो राम कहने लगता है कि हमें स्पेशल फोर्स की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरे फ्रेंड है। इस तरह से वो अपने सारे दोस्तों को अपने पास बुलाता है और ये सारे लोग मिलकर उस गांव में जाते हैं। वहाँ के हर एक घर में जाकर तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर कोई भी सुराग नहीं मिलता। तो अब रात होने के बाद जब ये सारे लोग खाना खा रहे होते हैं तभी राम का एक फ्रेंड लेट से उनके पास आता है। एक बंदा उसे पूछने लगता है कि अरे यार, तुम्हें इतना ज्यादा लेट क्यों हुआ? तो वो बंदा कहने लगता है कि अरे यार, वहाँ पर बहुत ही ट्रैफिक थी, इसलिए मुझे आने में बहुत ज्यादा देर हो गई। तो अब ये सुनने के बाद राम के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है, मतलब कि उससे एक बात खटकती है। इसलिए राम तुरंत ही विनीता को कॉल करके उससे पूछने लगता है कि रम्या मिस होने से पहले तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई थी? विनीता कहने लगती है कि एक्चुअली उस दिन तुम्हारा बर्थडे था ना, तो रम्या ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट को खरीदा था। राम पूछने लगता है कि उसने तुम्हें कितने बजे कॉल किया था? विनीता कहती है कि तकरीबन 9:30 बजे, और बस उसके बाद से ही उसकी साइड से कोई भी कॉल नहीं आया। अब विनीता के मोबाइल में ऑटो रिकॉर्डिंग होती है, इसलिए राम उसे वो रिकॉर्डिंग मांगने लगता है और उसके बाद राम अपनी बाइक लेकर उसी रोड से जाने लगता है जिस रोड से रम्या गई थी। और इसी दौरान वो रास्ते में रम्या के बारे में इमेजिनेशन करने लगता है। सोचने लगता है कि रम्या का प्लान था कि 12 बजे वो मुझे सरप्राइज देगी, वो मुझे गिफ्ट देकर विश करने वाली थी। लेकिन फिर 11:30 बजे रम्या उस लाइट हाउस के पास क्यों गई थी, और वो भी बुर्का पहनकर? वो इसके बारे में सोचने लगता है, मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस हो रहा है। तभी राम के दो फ्रेंड्स राम के पास आकर पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें कुछ पता चला? राम कहने लगता है कि रम्या ने 9 से 9:30 बजे तक गिफ्ट के शॉप पर जाकर मेरे लिए गिफ्ट खरीदा और सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से रम्या 11:30 बजे लाइट हाउस के पास दिखाई दी। तो अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि 9:30 से 11:30 बजे तक ऐसा यहाँ पर क्या हुआ था?
तभी उसी वक्त विनीता राम को अपनी कॉल रिकॉर्डिंग भेजती है और जब राम कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है तब उसे पता चलता है कि जब विनीता और रम्या फोन पर बात कर रहे थे तो तभी कुछ लोग आकर रम्या को कहीं पर ले जाते हैं, क्योंकि उस कॉल रिकॉर्डिंग में रम्या की चीखने चिल्ला की आवाज रिकॉर्ड हो गई थी और उसी तरह से बैकग्राउंड में एक कार की आवाज भी आ रही थी। तो अब ये जानने के बाद राम अपने दोस्तों से कहने लगता है कि रम्या को एक कार में किडनैप करके ले गए हैं, तो ऐसे में उसकी बाइक लाइट हाउस के पास कैसे पाई जा सकती है। इसीलिए अब वो दोबारा से उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगता है। पहले बुरखे में उस लड़की के पीछे बैठकर बाइक से वो दूसरी साइड पर चली गई। 15 मिनट के बाद एक लड़की उसी गाड़ी को लेकर वापस इस तरफ आ गई और फिर थोड़ी देर बाद दो लड़के वहां से पैदल चलते हुए दूसरी तरफ जाने लगे। अब ये देखने के बाद राम को समझ में आ जाता है कि एक्चुअली उस वक्त बाइक पर रम्या थी ही नहीं, वो तो कोई और ही थे जिन्होंने बुर्का पहनकर रखा था। अब लास्ट में जो दो लड़के वापस आ रहे थे उन लोगों के बारे में पता करके राम उन दोनों से पूछताछ करता है। तो वो लड़के कहने लगते हैं कि भैया हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, किसी बंदे ने हमको एक बाइक की चाबी दे दी और उसे लेकर दूसरी तरफ जाने के लिए कहा और इसके बदले में वो हमें पैसे देने वाला था, इसलिए हमने सब कुछ किया। तो अब इन लड़कों की बातें सुनकर राम को समझ में आता है कि उन किडनैपर्स ने पुलिस वालों को चकमा देने के लिए ये सब कुछ किया था। उन्होंने पुलिस वालों को यह दिखाया कि रम्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ बुर्का पहनकर भाग गई, हालांकि उस बुर्के में रम्या थी ही नहीं। सो इस तरह से राम हर एक एंगल से इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं वो किडनैपर्स रम्या को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं और रम्या से कहते हैं कि अब जल्दी तुमको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। खैर अब उसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन राम संध्या के घर पर आता है, उसके पिताजी से बात करता है और कहने लगता है कि संध्या एक स्मार्ट लड़की है, मुझे लगता है कि उसने मेरे लिए कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ा होगा, क्या आप मुझे संध्या के रिलेटेड कोई सामान दे सकते हैं। तो संध्या के फादर राम को संध्या के एक बैग दे देते हैं और ये बैग संध्या के साथ हमेशा रहती थी। अब उस बैग को चेक करने के बाद उसके अंदर कुछ खास नहीं था, लेकिन राम को उसके अंदर संध्या का मोबाइल मिल जाता है, लेकिन वो मोबाइल स्विच ऑफ हालत में था। तो अब राम संध्या के फादर को थैंक यू कहकर फटाफट से अपने घर पर आ जाता है और उस फोन को चार्जिंग पर लगाता है। जब संध्या का फोन ऑन होता है तभी इस फोन में अलार्म बजकर एक नंबर शो होने लगता है। दरअसल दोस्तों जब वो लोग संध्या को किडनैप करके यहाँ से ले जा रहे थे तो संध्या को गाड़ी में होश आ गया था और उस वक्त संध्या ने दो लोगों की बातें सुन ली थी। अब उन दोनों के बीच एक नंबर एक्सचेंज हुआ था और शायद वो नंबर उन दोनों के किसी साथी का था। तो संध्या ने तुरंत ही अपना फोन निकालकर उस नंबर को अपने मोबाइल में सेव किया और उसी तरह से उस नंबर का एक अलार्म सेट कर दिया ताकि जब भी मोबाइल ऑन होगा तो अलार्म बजकर ये नंबर शो होने लगेगा। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर यही सोच रहे होंगे ना कि ये सब कुछ करने के बजाय संध्या राम को कॉल कर लेती या फिर वो कॉल करके पुलिस वालों को बता देती, लेकिन दरअसल उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, इसीलिए संध्या ने ये काम किया। खैर अब यहाँ पर राम बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे एक लीड मिल गई थी। अब उसके दूसरे दिन राम और उसका फ्रेंड उस नंबर को ट्रैक करते हुए दूसरे शहर पहुंच जाते हैं और उस नंबर के बारे में डिटेल निकालकर उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उस घर में जाकर पूछताछ करने पर राम को ये बात पता चलती है कि ये नंबर जिस बंदे का था वो बंदा 2 साल पहले ही मर चुका है। अब ये सुनने के बाद बेचारा राम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसके इतने कोशिशों के बाद उसे एक लीड मिली थी, लेकिन अब वो भी कुछ काम की नहीं थी। इसलिए राम को इस केस को कैसे सॉल्व किया जाए ये समझ नहीं आ रहा था। तो अब यहाँ पर राम को एक और जबरदस्त आइडिया आता है। वो अपने सारे फ्रेंड्स को एक जगह पर बुलाकर कहने लगता है कि ये क्रिमिनल कितना भी चालाक हो हमें उसे पकड़ना ही होगा। हम लोगों को एक ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा जिसे देखकर क्रिमिनल डर जाए, वो डिस्टर्ब हो जाए और कुछ न कुछ गलती जरूर करे। तो राम अपने शहर के हर एक घर में जाकर हर एक औरत को एक काम करने के लिए कहता है, लेकिन वो औरतें राम की बातें सुनकर उसे टोटली मना कर देती है। वो औरतें उसे कहने लगती है कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, हमारी तो बदनामी होगी बेटा। इस तरह से सारे लोग मना कर देते हैं। लेकिन राम इन औरतों को अपने बचपन का एक इंसिडेंट बताने लगता है कि उसके बचपन में उसने एक बहुत बड़े हाथी को देखा और वो हाथी बहुत बड़े बड़े पेड़ों को गिराता है लेकिन अपने पैरों में बंधी हुई चेन को तोड़ नहीं पाता। तो एक दिन राम ने उस हाथी के मालिक से इस बात का रीजन पूछा तो उस मालिक ने राम से कहा कि बचपन से ही हाथी को इस चेन से बांध दिया जाता है, तो छोटे हाथी के पास चेन तोड़ने की ताकत नहीं होती और वो हाथी इसी मेंटेलिटी के साथ बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद भी वो यही सोचने लगता है कि मैं इस चेन को तोड़ नहीं पाऊंगा। सेम उसी तरह से हमारे अंदर भी टैलेंट होता है जिसे हम लोग पहचान नहीं पाते, हम लोग बस यही सोचते रहते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो अब ये सब कुछ सुनकर वो महिलाएं मोटिवेट हो जाती है और राम का साथ देने के लिए रेडी हो जाती है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं वो किडनैपर दोबारा रम्या के पास खाना लेकर जाता है तो रम्या गुस्से में आकर उसके चेहरे पर ही पानी फेंक देती है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मास्क वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि वही पुलिस वाला होता है। इसी ने ही सारी लड़कियों का अपहरण किया था।
यहाँ इस तरफ शहर के सारे मर्द राम के पास आकर उसे यही पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुमने हमारी पत्नियों को ऐसा क्या बता दिया जिससे कि सारी औरतों ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। वो हमें खाना भी नहीं दे रही है, हमारा ख्याल भी नहीं रख रही है। तो राम उन्हें कहने लगता है कि आप सारे लोग मिलकर पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पत्नी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाइए। उसके बाद क्या करना है ये मैं आपको बता दूंगा। तो उसी तरह से पहले दिन कुछ मर्द पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी पत्नियों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं और देखते ही देखते ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। मतलब कि बाकी औरतें भी अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। अब इस टाउन की सिचुएशन को देखकर मीडिया में ये खबर फैल जाती है, लेकिन वो औरतें मीडिया वालों से इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। मतलब कि सिंपल सी बात करें तो ये सारी औरतें मिलकर एक आंदोलन कर रही होती है। मीडिया वालों से कहने लगती है कि आप लोग राम से बात कर लो। तो अब एक दिन फाइनली ये सारे मीडिया वाले राम से मिलने के लिए जाते हैं। तो यहाँ राम मीडिया वालों से पूछने लगता है कि क्या हमारे देश में लड़कियां औरतें सेफ है। और यहाँ मीडिया वाले उल्टा राम से ही सवाल पूछने लगते हैं कि इसके बारे में आपको क्या लगता है। राम कहने लगता है कि इसका जवाब तो आप ही के पास है। यहाँ पर जितने भी मीडिया वाले आए हैं वो सभी लोग मर्द हैं। आपके साथ यहाँ पर लेडी रिपोर्टर क्यों नहीं है। मीडिया वाले कहने लगते हैं कि रात का समय होने की वजह से कोई भी लेडीज काम नहीं करती। राम कहने लगता है कि वही तो मैं कहना चाहता हूँ, औरतें सिर्फ दिन में ही जॉब करती है, रात में नहीं, क्योंकि औरतों को सेफ्टी नहीं है। अब आते हैं इस केस की तरफ। रम्या नाम की लड़की को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया, लेकिन पुलिस वाले इस केस को ज्यादा सीरियस ही नहीं ले रहे। और यहाँ पर सिर्फ रम्या की बात नहीं हो रही है, उसकी तरह ही काफी सारी लड़कियां यहाँ पर मिसिंग हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से नो रिस्पॉन्स। ऐसा कहते हुए राम मीडिया वालों को रम्या का फोटो भी दिखाने लगता है। तो अब यहाँ पर थोड़ी देर के बाद एक लड़की राम को कॉल करके कहने लगती है कि सर मैंने इस लड़की को देखा है, मैं एक्चुअली मिनिस्टर के घर पर काम करती हूँ और वहीं पर मैंने इसको देखा था। अब उस लड़की की बातें मीडिया वाले भी सुन लेते हैं और तुरंत ही ये लोग मिनिस्टर के घर पर पहुंचकर रम्या को बचा लेते हैं। और रम्या मीडिया के सामने आकर बताने लगती है कि मेरा अपहरण करने के पीछे वो मिनिस्टर और उस पुलिस वाले का हाथ है। तो उसके बाद क्या था, राम उस पुलिस वाले को बहुत ज्यादा मारपीट कर उसे पूछने लगता है कि बताओ तुमने इन लड़कियों को किडनैप क्यों किया। वो पुलिस वाला बताने लगता है कि एक्चुअली मुझे प्रमोशन चाहिए था और उस मिनिस्टर को लड़कियां, तो मैं उस मिनिस्टर को लड़कियां देता रहा और वो मेरा प्रमोशन करता रहा। उन लड़कियों की इज्जत लुटने के बाद ये लोग उन लड़कियों को मार देते थे। और अब ये सुनने के बाद राम उस पुलिस वाले को और मिनिस्टर को बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है और फाइनली उन दोनों को ठीक उसी तरीके से मार देता है जैसा इन दोनों ने उन लड़कियों को मारा था। वो उन दोनों की लाशों को थैले में भरकर उस ब्रिज के पास ले जाकर पानी में फेंक देता है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।